بالکल दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि वो कहें कि ठीक है हम भी इस वाले मामले में नरमी दिखाते हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए। यूरेनियम अफजूदगी की जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम ये भी नहीं आपको देंगे क्योंकि ये हमारा हक है और किसी मुल्क का हक नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करें। खबर ये भी आ रही है जी कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद के अलावा ओमान और रूस का भी दौरा करेंगे। दौरा के दौरान अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग पर बातचीत होगी। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। ये ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, ये जो ईरानी वफ्द के आने की बात हो रही है, ये अब इस बात से वाज़ेह हो गया कि उनका दौरा है पाकिस्तान का, पहले इस्लामाबाद है, फिर ओमान है और फिर रूस है, तो ये एक कड़ी है मुज़ाकरात की। हम ये नहीं कह सकते कि ईरानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए ही आ रहा है। आबिद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मुझे तो मैं तो हमेशा से जब आपके साथ आते हैं चैनल पे तो हम सारे ही, आप भी हम भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और ऑप्टिमिस्टिकली इसको देखते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है सबकी, हम सब पाकिस्तानियों की, कि ये मामला हल हो जाए और जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी आए। लेकिन आज मुझे पहली दफ़ा जब मैंने ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं यूएसए के जनरल केन, उनकी जब मैंने बातचीत सुनी है, तो मुझे ये लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये वॉर बढ़ने को जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, मुझे पहली दफ़ा लगा कि वो नेशनलिज्म स्टोक कर रहे हैं अमेरिकन के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये वो वॉर बहुत अनपॉपुलर है। उसको पॉपुलर बनाने के लिए, किसी भी, अगर आपने नेशन के अंदर वॉर को पॉपुलर बनाना हो तो आप अपने ट्रुप्स को, अपने जो डिप्लॉयमेंट्स है उसका जिक्र करते हैं, उनकी कामयाबियां बताते हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस बताते हैं, उनकी कुर्बानियां बताते हैं। तो वो सारा कुछ किया जा रहा है। उसके साथ साथ वो जो 83 के अंदर बैरूत के अंदर जो एक अटैक हुआ था, उसको उसका भी जिक्र किया गया ख़ास तौर पे, और ये कहा गया कि ये जो अटैक है ये ईरान ने किया था। और आज के दिन यही डेट थी 83 में, आज से 40 सम ईयर्स बैक। तो हम उसको भी, उन जो हमारे जो फॉलन सोल्जर्स हैं, आज हम उनको भी याद करते हैं और वो भी हमें याद है। ये सारी चीज़ें वो नेशनलिज्म की तरफ जी लेके जा रही हैं। फिर उसके बाद जो जिस तरह से कहा गया कि जो ईरान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ईरान सीज फायर के दौरान जो है वो माइंस प्ले कर रहा है थ्रू स्मॉल बोट्स, थ्रू मिजेट्स, थ्रू और जो बाकी चीज़ें हैं उनके थ्रू इसके अंदर। एंड अगेन जो एक और जो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट, कि हम जो डार्क शिप्स हैं, डार्क शिप्स मतलब ईरान की, उनको हम चेस करेंगे इंडियन ओशन। एक इंडियन ओशन में भी उन्होंने शिप पकड़ ली जो बहुत आगे करके थी, जिसका स्टेट ऑफ हॉर्मस से या गल्फ ऑफ ओमान से कोई ताल्लुक नहीं था, उससे बहुत अंदर करके थी। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो ब्लैक शिप्स हैं उसको हम पैसिफिक ओशन में भी चेस करेंगे। सो ये जो इसका दायरा कार बढ़ाने की बात हो रही है, और ये जो सी लेन्स की इतनी एक्सपेंशन के पूरा अमेरिका ने, आई थिंक जी जो डेटरेंस है वो ग्लोबल डेटरेंस, इसमें मुझे लगता है कि उसकी किसी फॉर्मूले की तरफ जा रहा है। क्योंकि उसने जब देखा कि जब अमेरिका वर्टिकली एस्केलेट नहीं कर सकता, तो उसने देखा कि ईरान ने उसको हॉरिजेंटली एस्केलेट कर दिया। ईरान ने जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनको बीच में अमेरिका के मुताबिक इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अब मुझे लगता ये है कि अमेरिका भी वही कर रहा है, वो भी इसकी हॉरिजेंटल एस्केलेशन कर रहा है, लेकिन वो मैरीटाइम फ्रंटियर्स पे ही एस्केलेशन कर रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। और दूसरी बात जो आज उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लगी, कि वो कोई जस्ट वॉर का जो एक इम्प्रेशन है वो भी अपनी कॉम को, अपने जो ऑडियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, उनको दे रहे हैं। क्योंकि जस्ट वॉर की थ्योरी को अगर आप इस्टेब्लिश कर लें तो फिर आप किसी भी वॉर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो 1973 का जो वॉर पावर एक्ट है उसके मुताबिक 1 मई को ये वॉर की जो पावर्स हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 60 डेज की उसके पास इमरजेंसी पावर्स हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो उसके लिए उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। कांग्रेस जो है वो फॉर द टाइम बिंग 30 डेज की एक्सटेंशन देती है। तो उसके लिए भी एक तैयारी हो रही है और ये सारा कुछ। तो ये तो मुझे जी थोड़ा सा चीज़ें और कम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही हैं। और ऑन द ईरान साइड, अगर ईरान पाकिस्तान आ रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उसमें बातचीत करनी है पाकिस्तान की लीडरशिप से, फिर उसके बाद ओमान जाना। और याद रखिए कि ओमान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस का वो दूसरा गेट कीपर है। पहला गेट कीपर ईरान है, दूसरा जो है वो ओमान है। और फिर वहां से रशिया जाना, इसका मतलब ये है कि जो इस रीजन की बाकी दो सुपर पावर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। तो जी आई थिंक द पिक्चर इज गेटिंग लिटिल कम्प्लेक्स। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमील अहमद की जानिब बढ़ेंगे। जमील अहमद साहब, कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में खलीजी ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं आप?
یہ خلیجی ممالک تو سہمے بیٹھے ہیں نا، بالکل خلیجی ممالک تو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ یہ ورٹیکل ایسکیلیشن ہو جائے، اور ایران ہاریزنٹل ایسکیلیشن کے تحت جس طرح پہلے چن چن کے انہوں نے نشانے بنائے جہاں وہ چاہتے تھے، تو دوبارہ ان کو، کیونکہ ابھی تک بیسز ختم تو نہیں ہوئے ادھر سے، ابھی تک پورے کے پورے وہاں سے جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے 50,000 ٹروپس کی امریکہ کی، وہ سارے کے سارے تو نہیں چلے گئے ہیں وہاں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلیس کیا ہے بیسز کو خالی کر کے، اور دوسری جگہوں پر شفٹ ہو گئے ہیں، اور ایرانین کے پاس اتنی ہیومن انٹیلیجنس ہے وہاں، کیونکہ میں خود وہاں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایرانین کی کتنی ہیومن انٹیلیجنس ہے ان تمام خلیجی ممالک میں، ان کو بالکل پتہ پڑ جاتا ہے کہ ابھی یہ اس بیس سے نکل کے اور فلانی سول آبادی میں گئے ہیں، فلانے ہوٹل میں گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے پچھلی دفعہ بالکل اپنا ٹھیک ٹھاک نشانہ وہاں لگایا تھا، تو جی جی وہ تو سہمے بھی ہیں، پورے خلیجی ممالک تو سہمے ہیں اس بات پر، ماں سوائے ایک ملک کے جہاں میں خود بھی سفیر رہا ہوں، اس کی جی منشا یہ ہے کہ اس کے جو 3 جزیرے ہیں، جس کو کہ ابو موسیٰ، گریٹر تھوم اینڈ مائنر یس تھوم، اس کو چاہتا ہے کہ کس طرح واپس حاصل کر لے، اور وہ امریکہ کی مدد بھی اس میں اس کو درکار ہے، اور امریکہ کسی سٹیج پر اس نے تمام خلیجی ممالک کو اس بات پر رضامند کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ بھی شروع ہو جاؤ ہمارے ساتھ ایران کے خلاف، لیکن یہ اگین آئی وڈ سے کہ سعودی عرب پاکستان وہ ہمیشہ رابطے میں رہے، اور سعودی عرب محرک ہوتا ہے خلیجی ممالک کے بہت سارے فیصلوں کا، تو وہ اس بات پر وہ اس چیز کو ایبزارب کر گئے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ریٹیلیشن کی کاسٹ بھی یقیناً کیلکولیٹ کی ہوگی خلیجی ممالک نے، اور برداشت کی کاسٹ بھی کی ہوگی، برداشت کرنے میں ان کا کم نقصان تھا، ریٹیلیشن میں ان کو پھر زیادہ تھا ڈائریکٹ ہٹ ہونا تھا، تو لہٰذا جی اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا، تو خلیجی ممالک کا تو یہ معاملہ ہے، اور خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو آنے والا مستقبل ہے زیادہ دور نہیں، وہ آنے والے مستقبل میں پورا سیکیورٹی پیراڈائم اب چینج ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جن پر تکیہ کیا تھا خلیجی ممالک نے وہی پتے ہوا دینے لگے، تو وہ تو اب ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیں جون میں قطر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب تمام خلیجی ممالک کے ساتھ کیا ہوا ہے جنہوں نے بڑے بڑے اپنے معاہدے کیے ہوئے تھے جی امریکہ جی کے ساتھ، امریکہ تو ابھی ان کے لیے مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے تھاڈ اور جو پیٹریاٹ میزائل ہیں، وہ پورے سال میں ان کی ایک لمیٹڈ تعداد ہوتی ہے، 250 300 کے قریب۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے مینوفیکچرر کو بلا کے جب کہا کہ بھائی جلدی آپ کرو، تو انہوں نے وہ بھی بتا دیا کہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ جو یہاں سے اس گزرگاہ سے جو گزرتی ہیں، جی ہیلیم جو جی جاتا ہے یہاں سے، سلفر جاتا ہے، ایلومینیم جاتا ہے، ہیلیم کوئی 35%، سلفر یہاں سے 35%، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایلومینیم، یہ سارے کے سارے وہ بنانے میں کام آتے ہیں، تمام یہ جتنے بھی تھاڈ اور یہ میزائل اور راکٹس اور ساز و سامان، اور اس کے علاوہ خیر فرٹیلائزر کا ہم ذکر کئی دفعہ آپ کے اس میں کر چکے ہیں، جی اس جی کی وجہ سے خوراک کی کتنی کمی ہو رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ احاطہ کریں تو اس لحاظ سے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو پریشر امریکہ پہ جو ہم ذکر کرتے رہے، لیکن یہ ایک میں نے آپ کو مزید اضافی بات بتانی تھی کہ کس طرح اسٹیٹ آف ہرمز کی بندش، کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز میں ایک فریق تو نہیں ہے، کیونکہ اس طرف پاسداران ہیں اور دوسری طرف بلاکٹ، وہ بھی دور چلے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو بالکل ایسا ہی ہے پروفیسر مرینڈی، اور کچھ پروفیسر مرینڈی اور میکارتر، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ نشانے پہ آ گئے تھے تو وہ ابھی ریڈ سی کی طرف بھاگ گئے ہیں، اسی لیے اب وہ انڈین اوشن میں جا کے وہ چیک کر رہے ہیں جہازوں کو، تو یہ تمام چیزیں، یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر، اس میں صرف 2 باتیں نظر آئیں، ایک تو چیز کہ دے آر ویری سلی، جو 40-30 ممالک نے اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے لنڈن میں کانفرنس کی اور ابھی ایتھنس میں جا رہے ہیں کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں دے آر ویری سلی، دے کانٹ ڈو اٹ، وی ہیو دا فورس، وی کین ڈو اٹ، تو ان کو ضرورت نہیں ہے، اور جی جی وہ اس پورے یورپین نے بڑے ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل قانون کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم کوئی بالکل کسی فریم ورک کے تحت ادھر سے آ کے اور اسٹیٹ آف ہرمز سے اپنے حفاظت سے جہاز گزار لیں گے، اگر آپ کہیں تو میں تبصرہ کر دوں گا آگے، جی عراقی صاحب جی عمان جی جا میں رہے ہیں، چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ اور ضرور تبصرہ کیجیے گا، ذرا مجھے ابھی عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف جانا ہے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ سب کا کامنٹ آ جائے اور سب کو ایکولی ٹائم مل جائے۔ عبداللہ صاحب آپ فرمائے گا، جیسا کہ ابھی عابد لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمان کا دورہ جو ابھی ایرانی وزیر خارجہ نے کرنا ہے، تو عمان از اے سیکنڈ گیٹ کیپر، اور پھر اس کے بعد روس بھی انہوں نے جانا ہے، تو روس بھی ایک اور سپر پاور، ایمرجنگ سپر پاور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، تو اگر روس بھی انوالو ہو جاتی ہے اس معاملے میں
تو پھر تو یہ ٹیبل کہیں اور ہی جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ہم تو ہماری ثالثی کی کوشش یا ہماری ثالثی یہی ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ بہتر طریقے سے یہ معاملہ حل ہو، امن کی جانب یہ معاملہ جائے. لیکن یہ جو 2 اہم دورے کرنے ابھی ایرانی وزیر خارجہ نے، سر یہ کوئی اچھا انڈیکیشن لگ رہا ہے آپ کو عبداللہ صاحب؟ دیکھیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مذاکرات جاری رکھیں، اپنی ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رکھیں. روس کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کا، انہوں نے بڑے شاہد ڈرونز ان کو دیے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک انٹرسٹ وہاں موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمان کے ساتھ تو انہوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ عمان اور ایران دونوں مل کر آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے اور آدھا آدھا پیسہ بانٹیں گے. یہ بات تو انہوں نے کہی تھی. اس سے پہلے بھی عمان میں مذاکرات تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب ترکیے کے اندر ان کو شفٹ کرنے کی بات کی تو انہوں نے پھر ایران نے کہا کہ نہیں، ایسا تاثر ملے گا کہ شاید ابھی جو معاملہ ہے وہ کوئی ایک نیا ٹاک شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ہم سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے، یعنی کہ عمان سے ہی ٹاکس کو شروع کریں گے. تو عمان کا ایک بڑا انٹرسٹ ہے. آپ دیکھیں کہ عمان کے اوپر ماں سوائے جو ایک میرے خیال میں کسی اور سازش کے تحت عمان کی ایک سلالہ ریفائنری کے اوپر حملہ کیا گیا، باقی ایران نے کوئی حملہ عمان کے اوپر نہیں کیا، ڈسپائٹ کہ وہاں بھی بیسز موجود ہیں اور شاید ان بیسز سے بھی ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی عمان کی جانب سے. اب جو اس کے اندر جیسے کرم صاحب بات کر رہے تھے، میں ٹوٹلی یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ بہادر صرف پاکستانی قوم ہے اور اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈو اور ڈائی، جن کو جہاد اور شوق شہادت جو ہے وہ نصیب ہو. وہ لوگ نہیں بہادر ہوتے، یہ ڈر جاتے ہیں. یہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں، یہ پگھل جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں بتاؤں کہ لوزرز جو ہے وہ چوزرز نہیں ہو سکتے. دے کانٹ بی دا چوزرز. اس ٹائم پہ انہوں نے ہر طرح سے لوز کیا ہے. یہ بات بھی درست ہے، کرنل صاحب سے میں اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ وہ اپنے نیشنلزم کو بڑھانے کے لیے، لیکن نیشنلزم کو بڑھانے کے لیے عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے. 73% عوام ان کے خلاف ہے اور وہ یہ بات کو کنونسڈ ہیں، ان کی آرمی یہ کنونسڈ ہے کہ جناب ہم ایران کے اندر اسرائیل کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. اب یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ سامنے آتی ہے. جی جی. روس کی بات اگر دیکھ لیں تو روس کو اب جو سچویشن آ رہی ہے، روس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس جنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اپنا کردار ادا کرے، یا ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنالوجی ایسی دے ایران کو جس سے اس کو آنے والے وقتوں میں فائدہ ہو. ماضی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا ہے. ابھی میں کیا اس کے اوپر بات کروں، جمیل صاحب اور کرنل صاحب دونوں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر امریکہ اپنا آخری کوشش کر رہا ہے، اور آخری کوشش کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری جیت ہو گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ آپ دیکھنا کہ یہ ان کا ایک مقولہ ہے. میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ امریکن کہتے ہیں if you can't beat someone join them. اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ ہمیشہ جس آدمی کو نہیں مار سکتے یہ جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اسلام آباد کے مذاکرات اہم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہاں سے امریکہ کے وفود بھی پاکستان آئیں گے. میں بھی بڑا آپٹمسٹک ہوں اس معاملے پہ. لیکن ساتھ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی بھی موجود ہے جو روزانہ اپنی سوچ کو تبدیل کرتا پھرتا ہے. لیکن جہاں تک یورپ کا تعلق ہے، یورپ نے بالکل خاموشی دکھائی ہے، ٹکا سا جواب دیا ہے. وہ امریکہ کے ایڈونچرزم کے اندر کسی بھی طریقے سے چالاکی سے، یہ جو ابھی انہوں نے بند کیا ہے، ڈارک شپس کے پیچھے جائیں گے، فلانا کریں گے، پھر کیا حاصل کر لیں گے. وہ تب تک خلیجی ممالک مارے جائیں گے، ان کے حال برے ہو جائیں گے، ان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. آنے والے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عوام کو کیا دیں گے؟ چھنکنا دیں گے.
बगैर उनके पास कुछ ना पैसे होंगे ना कुछ है, जो अरब इन्वेस्टर है वो भाग जाएंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां क्या लेके जाएगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर? ये इन 4 दिनों के अंदर, ये 2-3 माह के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो अपना हुर्मुज को ही क्लियर नहीं करा पाएंगे, जो सी माइंस वहां बिछी गई हैं। तो फिर इससे तो वादे नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप, मेरे ख्याल में ये एक ब्लफ खेला है और ईरान इनका ब्लफ कॉल कर देगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई मे बी रॉन्ग। बिल्कुल, यकीनन हम भी पुर उम्मीद हैं कि इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। कहिएगा कि जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल भी कह रहे थे कि जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुबह कुछ और बयानात होते हैं, शाम को कुछ और बयानात होते हैं, बार बार मौक़िफ़ भी बदले जाते हैं, मुतज़ाद पैगाम दिए जाते हैं। इस्लामाबाद एक पैगाम तेहरान तक पहुँचा नहीं पाता कि चंद घंटों बाद ही सदर ट्रंप की जानिब से उस बयान को गैर मौसर या गैर मुतालिक बना दिया जाता है। दूसरी जानिब ईरान में अंदरून खाना बहस ये नहीं कि मुज़ाकरात के लिए वक्त इस्लामाबाद आ जाएगा, नहीं, वहाँ बहस तो ये है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू की चालबाजी और मक्कारी से किस तरह से निपटा जाए। अब ईरान का दो टोक ऐलान किया गया है कि मुज़ाकरात करने हैं तो नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना जंग बंदी में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। क्या ईरान का पाकिस्तान आना कोई अच्छी बात है, अच्छा कोई इंडिकेशन है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है, देखिए जी, ये प्रोसेस तो नहीं रुका, क्योंकि ईरान ने जो पाकिस्तान जैसे फैसिलिटेशन और मीडिएशन कर रहा था, तो ईरान का पहले पाकिस्तान आना, इसका मतलब यही है कि ईरान जो है वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो कुछ उसके अब तक के कंक्लूजन हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे भाई हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैंने उनको थ्रू आउट देखा है पिछले 1.5 महीने में, और वो बहुत उनका एनालिसिस बहुत एप्ट होता है, बहुत टू द पॉइंट होता है। लेकिन देखें, ये जो बात कर रहा था कि अमेरिका, मुझे ये लग रहा है, इट्स ऑल माय रीडिंग, कि अमेरिका इस जंग को, इस मामले को, चलें अगर आप जंग ना कह दें तो कॉन्फ्लिक्ट को, या जो कॉन्फ्लिक्ट की एक्सटेंशन है या जो पेरिफ्रीज है, उसको वो हॉरिजेंटली एक्सटेंड करना चाह रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। तो अब देखें, अब पिछले जो कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से ये बात हो रही थी, ईरान को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही थी, खुदा न खास्ता, कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक डिप्लोमेटिक रूज है। यानी डिप्लोमेटिक रूज मीन कि ये एक डिप्लोमेटिक शरैड है, जिसके पीछे एक्चुअली अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है, और आपको डिप्लोमेटिक एक एफर्ट के अंदर उलझाया हुआ है। और खुदा ना खास्ता वो नए शेर थे, और वो पाकिस्तान के जो दो, आपको पता है, जो स्पॉयलर्स हैं जो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो ये उनके सोशल मीडिया पे, उनके ऑफिशियल चैनल से ये बहुत सारी बातें की जा रही थी। फिर ये कहा जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान है वो मीडिएशन डायलेमा के अंदर चला गया है। यानी मीडिएशन डायलेमा में भी ये होता है कि जो मीडिएशन करा रहा है वो फैसिलिटेटिव मीडिएशन की बजाय डायरेक्टिव मीडिएशन या ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन शुरू कर दे। यानी वो उस मीडिएशन से आगे निकल के वो किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाए और उस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है उसको ट्रांसफॉर्म करने लगे अपनी लीड लेके, ऑन बिहाफ ऑफ सम वन सिंगल पार्टी। तो अगेन पाकिस्तान की जो सिंसेरिटी है, और फिर ईरान का यहाँ आना, मैं जो इसको लिंक करना चाह रहा हूँ कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से पहले पाकिस्तान आना, ये प्रूव करता है कि जो ईरान की लीडरशिप है, ऐसा उनको पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि ये स्पॉयलर्स ही हरकतें कर रहे हैं, और उनका अभी पाकिस्तान के ऊपर पूरा एतमाद है, और वो इसीलिए एज ए फर्स्ट पर्सन जो टॉक है उसके लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ साइन दैट अगर अमेरिका की तरफ से अब कोई भी मूव आती है तो पाकिस्तान इवन पहले से बेहतर पोजीशन में है कि वो इसमें मजीद फैसिलिटेशन कर सके। लेकिन अब उसके लिए वहां से कोई सिग्नल आना, वो ट्रम्प साहब की जो मूड स्विंग्स हैं, वो पता नहीं उनके अंदर से कोई सेनेटी की स्टेटमेंट आना, उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनकी तरफ से कोई रैशनैलिटी का मुजाहरा करना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है, जैसा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी कहा, कि ये जो इनका दौरा है पाकिस्तान के बाद ओमान का और रशिया का, इसके बाद आई थिंक ये जो सारी सूरत हाल थोड़ी सी एक्सपेंड हो रही है, इसके ऊपर कोई बेहतर आई थिंक कोई सूरत हाल निकलेगी, जिसके बाद ये टॉक्स दोबारा, ये शायद हो सकता है आबिद साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान एक मजीद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए स्टांस लेने की, या बेहतर तरीके से ईरान जो है वो अपना पैगाम पहुंचा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान के दो जो मेन मुतालबात है, ब्लॉकेड और आपने हुर्मुस वाला, वो उसी पे ही कायम रहे। मुझे ये भी बताएगा कि जैसे अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की गल्फ कंट्रीज़ की, खलीजी
ममालिक की, तो गल्फ कंट्रीज़ ने तो वैसे ही बड़ा नुकसान भुगत लिया क्योंकि मिलिट्री फुटप्रिंट्स जो है अमेरिका के वहाँ पर थे और इसी वजह से फिर ईरान ने वहाँ पर हमला किया। क्योंकि ये बात तो लिखी पड़ी है कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो व्हाइट हाउस नहीं कह रहा होता, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट कुछ और होती है, फिर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और होती है, दोनों में तजाद होता है और फिर एक नया ही मिक्सचर बन के सामने आ जाता है। तो अमरीकी सदर ने ये कहा कि जो नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई अरब ममालिक करेंगे, लेकिन अरब ममालिक ये कहते हैं कि हमारा चार्टर ये कहता है कि अगर एक अरब मुल्क पे हमला हुआ तो इसका मतलब सब पे आपने हमला किया तो ईरान इसकी भरपाई करे। तो ये भी एक मेन चीज़ है, ये भी एक मसला है जिसको रिजॉल्व होना है या इसके ऊपर भी बात होनी है। देखिए जी, ये जो निटी ग्रिटीज हैं या जो अरब लीग की आप बात करें या अरब कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ईरान अगर आप देखें तो अरब क्वेश्चन को किसी और अरब ममालिक ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से ईरान कर रहा है। तो फिर पहला इशू तो अरब जो दुनिया है उसका पहला इशू तो अरब क्वेश्चन है, जिसमें पैलेस्टीन का जो इशू है, जो लेबनान का इशू है, जो वेस्ट बैंक का हमास का इशू है। है, जो गजा का इशू है, जो हमास का, जी हमास और हिजबुल्लाह इन सब का, इसको हल होना है पहले। तो वो उसको तो एक्चुअली ईरान परसू कर रहा है। तो आई थिंक ये जी ये जो है, आई थिंक ये इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगी। लेकिन देखें, जो गल्फ स्टेट्स हैं, अगर ये मामला और बढ़ता है और खुदा न खास्ता ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती, तो वहां तो पीने का पानी खत्म हो जाएगा। वहां पे तो जो सूरत हाल है, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वो आर्टिफिशियल कंट्रीज हैं जो कि उनकी एक ही सिंगुलर ट्रेड पे वो डिपेंड करती हैं, पेट्रो डॉलर इकोनॉमीज हैं। तो वो तो फिर खुदा ना खास्ता उनकी तो सस्टेनेंस और महीने 2 महीने के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका तो सरवाइव करना। तो आई थिंक ये जी, इसलिए वो जो और अगर अमेरिका उनका दोस्त है और अमेरिका कहता है कि जी उसका जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन मिडल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स उसके अंदर है, तो फिर अमेरिका को जो है जी टेबल पे उस तरह से बिहेव करना चाहिए, इन कंट्रीज का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी बेसिस का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि देखें, लग ये रहा है कि जो अमेरिका की डिसीजन मेकिंग है वो इस वक्त अमेरिकन के हाथ में नहीं है। सॉरी टू से दिस, वो लगता ये है नेतन्याहू साहब के हाथ में है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ और हैं और अमेरिका बिहेव कुछ और तरीके से कर रहा है। अमेरिका का इंटरेस्ट पीस है इन द गल्फ, लेकिन वो बिहेव कुछ और, वो एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर अब रहा सब है, कथा जो कलामी कि की इजराइल माजरत, का एक सुपर पावर का सदर जिसके पास इतनी बड़ी कुर्सी और उसको पता है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर हम जो चाहें या जिस तरीके से चाहें चीज़ों को रन कर सकते हैं, वो किस पॉइंट पे आके इसराइल से ब्लैकमेल हो सकता है? ये ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में इसराइल ने इतना मिस गाइड किया या इतना डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मिस कैलकुलेट थी कि उन्होंने ईरान को बहुत ही आसान ले लिया था? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे अमरीकी सदर इसराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं? देखिए जी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, और फ्री ट्रेड जो है, लेसेस फेरे जो है, मर्केंटाइलिज्म है, इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो जूस का है। प्लस आपने भी ये बात की कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे ये कर सकता है। इससे पहले भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात करता हूँ। उन्होंने इसराइल को 2 दफा स्नब किया। इसराइल की स्नब के बाद एक उनका स्कैंडल निकला, उस स्कैंडल में उन्होंने टेस्टिमनी दी कि नहीं जी मैं स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं हूं। तो 4 साल पुरानी एविडेंस निकाल के किसी ने रख दी और उन्होंने माफी मांगनी पड़ी। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जी जिसके अंदर ये आके, मतलब इनका जो जूइश लॉबी है वो बहुत, उसकी इन्फ्लुएंस इस हद तक है कि आप अगर आपने उसको समझना है तो जॉन मीरशाइमर की जो किताब है यूएस लॉबी, अगर आप उसको देखें तो लगता है ऐसे है कि अमेरिका के अंदर हर डिसीजन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस नहीं ले रहा, कोई एक शेडोज कुछ पर्सनैलिटीज ले रही हैं जिनका किसी को नहीं पता, और वो मतलब बाज़ दफा ऑब्वियस भी होती है। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी, क्योंकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो और हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की जो स्टेट पॉलिसी को परसू किया जा रहा है वो कुछ और तरीके से किया जा रहा है। और अमेरिका की कोशिश ये है, अगर आप देखें तो वो इसको एक सिंगुलर इशू के ऊपर कर्टेल करना चाहता है, लेकिन इसका स्प्रेड पूरी दुनिया में चाहता है। अब जैसे अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे जी, जो यूरोपियन यूनियन ने लंदन में कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा कि अब दूसरी कॉन्फ्रेंस यूरोप में होगी जिसमें वो स्टेट ऑफ रूमर्स की बात कर रहे हैं, उसको एक डिप्लोमेटिक हेड एक मुल्क का ये कह रहा है कि वो सिली कॉन्फ्रेंस है, सिली एक्टिविटी, वी डोंट केयर अबाउट दैट। मैम, ये अगर आप देखें तो ये जो हुब्रिस है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जी, ये
ये अमेरिकन ठीक लैंग्वेज है, नहीं बिल्कुल है, सही ये आबिल लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मारी सुल्तान साहिबा ने और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपने देखा कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट हुई है। पीट हेग्ज़िट की जानिब से कहा गया कि ईरान के पास अब भी सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मौजूद है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए मज़ीद नाकाबंदी भी की जा सकती है, सख्त की जा सकती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस पेशरफ्त को? और अभी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, ईरानी जो वफ्द है वो आज रात पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचने का मुतवक्की है। क्या अमेरिका की जानिब से भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आने का कहा गया है? देखिए, अमेरिका की तरफ से तो ऑलरेडी उनकी जो टीम्स हैं दे आर प्रेजेंट हियर, और हो सकता है वो आ भी जाएं, क्योंकि ये जरा अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा डिफरेंट किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है। इसमें चूंकि एक मीडिएटर है जिसने एक मेजर रोल अडॉप्ट कर लिया हुआ है, विच इज पाकिस्तान, और स्ट्रेटेजिक मीडिएटर होने की वजह से वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, और बहुत सारी चीजें जो बिहाइंड सीन हो रही हैं। अभी नोबडी कुड इमेजिन कल तक की जो सोर्सेस थे कि ईरानियन वफ्द यहाँ पर मौजूद होगा। पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ट्वीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देर आर डुअल ट्रैक। एक मीडिया, क्योंकि न ये टॉक्स मीडिया के लिए हो रही है, न ये टॉक्स सोशल मीडिया के लिए। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, वो सिचुएशन को खराब करती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था पीट हैस्टैग की जो कॉन्फ्रेंस थी, उस पर लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं कि जी बड़ी सख्त, इज अ सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उससे सख्त बातें ही करनी है, क्योंकि जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है अमेरिका, जो अगर अहदाफ हासिल नहीं कर सका वॉर के जरिए, तो वो अभी टेबल पे वो पॉलिसी कैप्सुलेशन कह ले या एक मेजर चीज है, तो उसका सेक्रेटरी वॉर इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो ताकि वो अपना जो स्टिक है या जो बात का जो कॉस्ट है एस्केलेशन की तरफ अगर हमने जाना है, तो वो अमेरिका उसको शो करेगा। इधर से आप देख लीजिए चीज के लोग भी, ईरान के अंदर से भी, जो जिन्होंने काइनेटिक एप्लीकेशन करनी है वो उसी टोन में बात करते हैं। बट गुड थिंग इज कि प्रोसेस इज इंटैक्ट, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग। जो थोड़ा सा शकूक शुबहात है कि प्रोसेस जो है वो ब्रेक होने के तरफ जा रहा था, नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम तो शुरू से पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, और ये दोनों के लिए इतना आसान नहीं है इस प्रोसेस से बाहर के निकल जाना, क्योंकि पाकिस्तान एग्जिट कार्ड है जो ऑफ रैम्प दे रहा है, दोनों को ऑफ रैम्प देने की कोशिश कर रहा है। बाकी ऑफ रैम्प दोनों के लिए थोड़ी सी स्पेसेस क्रिएट करनी है, दोनों ने एक दूसरे के लिए स्पेस सेविंग क्रिएट करनी है। ये नहीं हो कि ईरान बिल्कुल ही वो कैप्चुलेट कर रहा है मेज के ऊपर, नो इट इज नॉट हैपनिंग, दे स्टूड अप और रेजिस्टेंस। बिल्कुल साहिब साहब, जरूरी है ना, दोनों ममालिक के लिए जरूरी है कि कुछ उनको भी फेस सेविंग दी जाए, कुछ अमेरिका को भी फेस सेविंग दी जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो एकदम से धड़ाम हो चुका है। और अभी हमें ये भी याद है कि अब से कुछ दिन बाद उन्होंने कांग्रेस में भी बात करनी है, तो वो क्या बात करेंगे अगर तो ये मामला हल नहीं होता, तो फिर ये भी एक उनके लिए बड़ा सवाल है, ये बड़ी परेशानी है। डॉक्टर मारिया साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामाबाद आना और उसके बाद इत्तलात ये हैं कि वो ओमान भी जाएंगे और रूस भी जाएंगे, तो ओमान जो है वो सेकंड गेट कीपर है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का, जिसके हवाले से मेन जंग ही चल रही है कि वो कहते हैं जी कि हम जाने नहीं देंगे, अमेरिका कहता है कि हम किसी को आने नहीं देंगे। कभी दो जहाज़ों के अमेरिका बात करता है, कभी दो की ईरान बात करता है। तो ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, ये दरमियान में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर है अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खुशाइंदे के मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें इसको देखना होगा कि इस वक्त ईरान के ऊपर तय दर तय सैंक्शंस लगी हुई हैं। जाहिर है बहुत सारे मामला हैं, सारे मामला को मतलब हल करने के लिए एक मजबूत पॉलिसी की भी जरूरत है और एक हिकमत अमली की भी जरूरत है। तीसरा इशू ये है कि इस वक्त दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ विक्ट्री के लिए भी चाहिए। चौथा मामला ये है कि जो जंग के अंदर जो जीते थे या नहीं जीते हैं, वो आके ब्लॉकेट के ऊपर रुक गया। सो ब्लॉकेट का मतलब ये है कि उन्होंने, अमेरिका ने इसका जवाब नेवल ब्लॉकेट का जवाब नेवल ब्लॉकेट से दिया। वो एक तरह से ट्रेडिशनल हिकमत अमली है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। लेकिन असल चैलेंज यही है कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि आपने तजारत को भी चलना देना है, साथ ही साथ आपने अपने असर वसूख को भी कायम करना है। तीसरा, आपने मामला को भी हल करना है जो पिछले 50 सालों से थे। और चौथा ये कि ये आपने निगोशिएट करना है, वो आपने देखना है कि वो प्रॉपरली निगोशिएट हो, यानी कि उसमें ऐसी चीजें ना हो कि जो इम्पैक्ट कर दे नेगेटिवली।
तो जाहिर है टेक्निकल डिस्कशन है, यही चीज़ आपको देखने में नजर आ रही है और इंशाल्लाह ताला ये बेहतर होगा क्योंकि यहाँ से वो रूस जा रहे हैं जो एक साइलेंट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वक्त इस इक्वेशन में, क्योंकि जो कैस्पियन सी से सपोर्ट आ रही है, जो रशिया की सपोर्ट है ईरान को, उसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ ही मौजूद रही हैं। इस्लामाबाद से टिका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट। टिका खान सानी, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ईरानी वफ्द जिसका इंतज़ार था इस्लामाबाद पहुँचेंगे आज रात, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो सफारती कोशिश थी उस पर तसलसल के साथ कामयाबी नज़र आई और यकीनन उसके बाद आज बाकायदा तौर पे जो सूरत हाल सामने आई, एक तो ईरान के वफ़द की आमद जो है मुतवक्किल है और वज़ीर ख़ारजा उनके आ रहे हैं मुख्तसर वफ़द के साथ, और इस हवाले से जो सिक्योरिटी पहले ईस्ट थी अब उसको अलर्ट कर दिया गया है और ख़ास तौर पे चूँकि रेड जोन का एरिया तो पहले से इस्लामाबाद का सील किया गया था, लेकिन उसके बाद एक्सटेंडेड एरिया जो है उसको दोबारा सील करना शुरू कर दिया गया है और के साथ साथ जहाँ जहाँ भी जो प्लान था इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का, इसके साथ साथ तमाम मुश्तरका सिक्योरिटी के इदारों का, सलामती के इदारों का, उस पर अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, चाहे रूट्स का की सिक्योरिटी हो, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों की सिक्योरिटी हो, और ख़ास तौर पर चूँकि पहले से इस्लामाबाद में कुछ मेहमान मौजूद हैं, अमरीकी वफ़द, लॉजिस्टिक टीम उनकी, सिक्योरिटी टीम उनकी मौजूद है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस हवाले से उनके सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पे किए गए थे। दोबारा से सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है और सख्ती शुरू कर दी गई है। जिस वक्त उनकी आमद होगी आज रात, यकीनन उसके बाद जो रूट्स हैं वहाँ भी सिक्योरिटी होगी और जो एक वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि अमेरिकन डेलीगेशन की उसके बाद भी ये इतलात हैं कि आमद मुतवक्को है और ये जो दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है उस हवाले से पाकिस्तान ने पहले ही इंतजामात कर रखे थे। वज़ीर ख़ारजा की भी मुसलसल, यानी नायब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनके भी मुसलसल राब्ते हैं। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान की जानिब से पहले ही इंतजामात किए गए थे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द शुरू होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मुसालती टीम से बातचीत में बड़ा ब्रेक थ्रू, अब्बास अरागची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्की है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आयशा बख्श, तलत हुसैन, जमील अहमद, जबकि अब्दुल्ला हमीद गुल, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।